नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के गृह मंत्री अमित शाह के आदेश के बाद देश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इस कड़ी में सबसे पहले कार्रवाई हुई जम्मू और कश्मीर से। आपको बताएं कि गृह मंत्रालय के पास एक रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में अवैध रोहिंग्या जो बांग्लादेश सीमा को पार करके अवैध रूप से आए, वो प्लानिंग से बसाए गए। उस बसाने में उनको जम्मू और कश्मीर की भौगोलिक परिस्थिति को बदलने के लिए बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से जम्मू और कश्मीर के 30 क्षेत्रों में उनको बसाया गया। उसके बाद उनकी जो संख्या जिस तेजी से बढ़ी है वो एक चिंता का विषय बना। साथ ही ये जो रोहिंग्या हैं, इनके ऊपर ये आरोप है और ये कई मामलों में गिरफ्तार हुए कि ये ड्रग की तस्करी करते हैं, मानव तस्करी करते हैं और चोरी, लूट, हत्याएं जैसे जघन्य अपराध भी ये करते हैं। ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, इनके जहां भी रहने सहने की जगह है वो प्रदूषण के लिए भी खतरनाक हो गई है और अपराध के लिए जानी जाती है। वहीं आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में बाकायदा इनको भटिंडी, सुजुआ और नगरोटा में स्पेशली जो है लाकर इनको बसाया गया। और ये तीनों जगह जो मैंने बताई ये सैन्य ठिकानों से बिल्कुल निकट है। मतलब सीआरपीएफ के जो कैंप हैं और सेना के जो कैंप हैं उसके आसपास ये रोहिंग्याओं के कैंप लगाए गए। बहुत सारी हमारे देश की एनजीओ और हमारे देश का ये जो मीडिया है, जो अपने आप को मीडिया कहता है, उसको खोज खबर करनी चाहिए थी, लेकिन सारा मीडिया भी लगभग उसको कवरेज दे रहा था, उन एनजीओ को भी कवरेज दे रहा था और उन रोहिंग्याओं को ऐसा दिखा रहा था कि जैसे ये बहुत ही बेचारे हैं, इनको मार के दुत्कार के यहाँ भगा दिया गया है, ये म्यांमार से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए हमारी शरण में आए हैं और मानवता के नाते इनको शरण दे देनी चाहिए। लेकिन जब भारत सरकार ने इनको वापसी की बात की तो वापसी नहीं जाने देने के लिए ये जो रोहिंग्या हैं इनके वकील बन करके यहां ओवैसी खड़े हो गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां अड़ गई और जम्मू और कश्मीर में राज कर रहे जो ये लोग हैं और जो अलगाववादी ताकतें हैं, ये सारे के सारे लोग अड़ गए कि भाई इनको वापस क्यों भेज रहे हो, ये एक विशेष धर्म से आते हैं इसलिए इनको वापस भेज रहे हो। और इसको धर्म का मुद्दा बना दिया गया, इसको राजनीति का मुद्दा बना दिया गया और मीडिया ने बाकायदा इसको ऐसा दिखाया कि मोदी सरकार स्पेशली एक धर्म के लोगों को टारगेट कर रही है। यही मीडिया, यही जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती और यही नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और ये ओवैसी और ममता बनर्जी आज तक इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि जब जम्मू और कश्मीर से वहां कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया गया था, रातों रात उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूट ली गई थी और जब वो टेंटों में रह रहे थे तब इस देश के सिखों की जो गुरुद्वारे के माध्यम से मदद करते हुए दिख रहे थे वो लोग, और जो इनके फेवर में खड़े थे कि मानवता वाले हैं, गरीब हैं, बेकार, अभी ये भूखे नंगे हैं, इनकी मदद करनी चाहिए, उस समय वो लोग कहां गए थे। इसका मतलब साफ था कि कुछ लोग एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से इन रोहिंग्याओं को बसाना चाहते थे जिससे हमारे देश में आगे आने वाले समय में भौगोलिक परिस्थितियां बदली जा सकें और उसका लाभ राजनीतिक दल उठा सकें। आपको बताएं कि इसी योजना में पश्चिम बंगाल के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है और आजकल तो उसने अलग पार्टी बना ली है, हुसैन गाजी। ये हुसैन गाजी नाम का व्यक्ति वही है जो ये कह रहा था मंच से कि इस देश में जो कोरोना आया है वो अल्लाह की देन है और ये यहां बहुत सारे लोग मर जाएं तो क्या बात है। और इस तरह से ये हुसैन गाजी जो है, इसने एनजीओ बनाकर जो बांग्लादेशी रोहिंग्या आए उनको बांग्लादेश में बसाने का काम किया। और स्पेशली आपको बताएं कि सबसे पहले इसने जो है वहां दक्षिण 24 परगना में बाकायदा हरदा, कलाड़ी, उस एरिया में कमरे बनाए उनको रहने के लिए और 4000 रोहिंग्या परिवारों को बसाया। 4000 रोहिंग्याओं को वहां बसाया और बसाने के बाद एनजीओ के जरिए इसने पैसा जुटाया। पश्चिम बंगाल में बाकायदा उनसे कांटेक्ट किया जाता था और उनको लाने के लिए यहां सारी व्यवस्था की जाती थी। बॉर्डर एरिया में किस तरह से अवैध रूप से घुसाना है, पश्चिम बंगाल की सीमा में उनको घुसाने का पूरा अरेंजमेंट ये एनजीओ करती थी और पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी सरकार,
इन रोहिंग्याओं की मदद में हमेशा पलक पावड़े बिछाकर तैयार रहती थी। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती थी और कभी इनसे पूछताछ नहीं हुई कि ये जो रोहिंग्या लगातार आ रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, ये बॉर्डर पार करके आ रहे हैं, तो आखिरकार क्यों और कैसे, कोई जांच नहीं करी। और बल्कि आते ही ममता बनर्जी सरकार ने इनके कार्ड बनाए, इनको सारी सुविधाएं दी, राशन मिलने लगा और इनके बच्चों को आसपास के मदरसों में पढ़ने की सुविधा दी गई। यहां तक आपको बताएं कि इनके लिए यह व्यवस्था की गई कि खाना बनाने के लिए गैस, चूल्हा, बिजली का कनेक्शन और इनको पानी का कनेक्शन और छोटा मोटा रोजगार चलाने के लिए अवसर और नौकरियां तक प्रोवाइड कराई गई। और पश्चिम बंगाल में जब इनको मजबूती दे दी सरकार के द्वारा, इनके पास कुछ प्रमाण पत्र आ गए, इनके पास पैसा आ गया, उसके बाद पूरी योजनाबद्ध तरीके से यही जो एनजीओ चलते हैं, इन एनजीओ ने बाकायदा पूरे भारत में इनको जगह जगह बसाया और ज्यादातर राज्य में जहां भी बसाया वो बॉर्डर एरिया में बसाया। जम्मू कश्मीर में भी जो सैन्य कैंप हैं उन्हीं एरिया में बाकायदा इनको सैन्य कैंप के आसपास चारों तरफ इनको जासूसी करने के लिए, ताकि ये हर गतिविधि पर नजर रख सकें। आजकल मोबाइल फोन हाथ में है, जैसे ही कोई कानवाई, कोई ट्रक, कोई गाड़ियां, अगर आप देखते हैं मिलिट्री जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो उनकी एक साथ 50-60 गाड़ियां आगे पीछे लाइन लगा के चलती हैं। और अगर वो गाड़ियां मूव कर रही हैं, उनकी सूचना पहाड़ी एरिया में यदि नीचे के स्थान पर दे दी जाए तो पहुंचने में 3 से 4 घंटे उन गाड़ियों को लगेंगे। और यही काम आपको बताएं कि इन रोहिंग्याओं के द्वारा जासूसी का किया गया। इसीलिए आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर का ये भटिंडी, सुजुआ और नगरोटा, ये जगह जो है ये बहुत महत्वपूर्ण थी। और ये बात आई अचानक कि भाई ये लोग यहां कैसे आ गए हैं, तो सैन्य अधिकारियों की एक बार नजर पड़ी कि आखिरकार हमारी मूवमेंट की खबर आतंकवादियों को पहुंचती कैसे है। इसीलिए आपको बताएं कि इन रोहिंग्याओं के द्वारा जो जासूसी की गई, उसके बाद उसके ये सवाल कब उठा, जब पुलवामा हुआ। पुलवामा में ये बात आई थी कि लोकल लोगों ने जरूर कोई जानकारी ऐसी दी है आतंकवादियों तक ताकि उनकी मूवमेंट का पता चला। और ये मूवमेंट का पता कैसे चला, जब इसकी जांच हुई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए कि ये जो रोहिंग्याओं के कैंप सैन्य ठिकानों के आसपास हैं, इनमें कई लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तानी आकाओं के टच में थे, जो आतंकवादियों के टच में थे। और ये जो भटिंडी है, ये जो सुजुआ है, जो नगरोटा है, ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। और इसलिए ये बात अब तय हुई गृह मंत्रालय के द्वारा कि ये जो रोहिंग्या हैं इनको तुरंत यहां से निकालकर डिटेंशन सेंटर में रखा जाए और इनको वापस बांग्लादेश भेजा जाए। लेकिन इसके साथ साथ गृह मंत्रालय ने एक और कड़ा कदम उठाया है कि जिन लोगों ने भी इसको योजनाबद्ध तरीके से ये काम को अंजाम दिया है, हमें शुरू में देखने को लग रहा था कि लोग मानवता के नाते मदद कर रहे हैं, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला खुलासा ये है, जैसा मैंने जिक्र किया कि हमको लग रहा था कि कुछ सिख लोग गुरुद्वारे के जरिए केवल मदद कर रहे हैं। वो खाली गुरुद्वारे के लिए नहीं थे, गुरुद्वारे के माध्यम से नहीं थे। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो लोग खालिस्तानी मूवमेंट को चलाने वाले पन्नू और धालीवाल जैसे लोगों के इशारे पर काम कर रहे थे। आपको बताएं कि ये कुछ दिनों से फिर से सक्रिय हुआ है। और ये जो पन्नू है, ये जो धालीवाल है, इनकी जांच में, जब टूल किट की जांच में खुलासा करने के लिए जांच एजेंसियों ने जांच की है, तो ये पाया है कि ये पहले से ही योजना बनाकर इन बांग्लादेशियों के द्वारा, रोहिंग्याओं के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से यहां बांग्लादेशियों को बसाने के लिए ये मदद देने के बहाने, एनजीओ के बहाने इन लोगों की हेल्प कर रहे थे। और आपको बताएं कि इस काम में जो संस्थाएं इनके साथ जुड़ी हैं, उसमें देश बचाओ सामाजिक समिति इस नाम की एक एनजीओ थी जिसने जम्मू कश्मीर में काम किया और पश्चिम बंगाल में भी काम किया। और इसकी जो एक संस्था है, इसी की ब्रांच है ऑल बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन की इकाई, ये इसी की इकाई है। तो ऑल बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन, इस यूथ फेडरेशन के बहाने, एनजीओ के बहाने इन रोहिंग्याओं को मदद दी गई, घर बसाने में, घर चलाने में, बच्चों को पढ़ाने तक में। मदरसों में जो शिक्षा दी गई इनको, वो सारी शिक्षाएं इन बच्चों को वो जहर भरा गया, जिस जहर का नमूना हमने
शाहीन बाग के टाइम में देखा था कि एक छोटा सा बच्चा 5 साल का वो कह रहा है कि मैं तो मोदी का कत्ल कर दूंगा। ये जो जहर है ये इन बच्चों के अंदर इनको तैयार किया गया आतंकवादियों के टूल की तरह। और ये आज की डेट में हजारों की संख्या में पूरे भारत में, यहां तक कि देश की राजधानी दिल्ली में इनके ठिकाने बन चुके हैं और जो हमारे देश के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। अब इन रोहिंग्याओं को वापस भेजना ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इनके पास एक दस्तावेज है, वो है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, इसको बोलते हैं UNHCR। ये दस्तावेज इनके पास है। ये बांग्लादेश से जब यहाँ आए तो इसको लेके आए और इसके बेस पर ये रह रहे थे, लेकिन इन्होंने अप्लाई किया हुआ था यहाँ पर कुछ लोगों ने, और इनके पास कोई दस्तावेज वैध नहीं है। तो भारत सरकार इनके खिलाफ जो कार्रवाई अवैध पासपोर्ट या बिना पासपोर्ट के लोग घुसपैठ करते हैं उनके खिलाफ की जाएगी। तो पासपोर्ट की धाराओं में इन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इनकी एक एक की पहचान की जा रही है। जम्मू कश्मीर में डिटेंशन सेंटर बनाया गया है और जम्मू कश्मीर के डिटेंशन सेंटर में ला ला कर इनको रखा जा रहा है और वहाँ से अब पहचान करेंगे जिसके पास अपना पर्याप्त जानकारी और उसके पास दस्तावेज असली है उसी को यहाँ रहने दिया जाएगा, वरना बाकियों को बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि ये रोहिंग्या जो हैं इनका NGO ने, यहाँ तक कि कुछ पत्रकारों ने, कुछ सामाजिक संस्थाओं ने और अपने आप को लिबरल्स कहने वाले, अपने आप को बड़े बड़े समाज सेवी कहने वाले, इन लोगों ने मदद की है और फर्जी पासपोर्ट तक भी इन लोगों के बनाए गए हैं। तो इनके पास पैन कार्ड फर्जी है, इनके पास आधार कार्ड फर्जी है, इनके पास पासपोर्ट भी फर्जी है। तो कोई अगर आम पुलिस वाला, कोई लोकल पुलिस अगर जांच के लिए इनके कैंप में जाए जहां ये रह रहे हैं, अब तो कई जगह ये मकानों में रह रहे हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर बड़ी संख्या में इनको मकानों में पक्के मकान बनाकर दे दिए गए हैं और वो सब मानवता के नाम पर, NGO के नाम पर किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा घपला घोटाला है। उसके पीछे चीन है, उसके पीछे पाकिस्तान है, उसके पीछे ISI है। आपको बता दें म्यांमार में भी जो ISI है वो इन रोहिंग्याओं के कैंप में आतंकवादी ट्रेनिंग देने का काम कर रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि इनकी गरीबी का फायदा उठाकर, इन गरीबों को हथियार देकर, कुछ पैसे मुहैया कराकर इनको भारत के विरुद्ध इस्तेमाल करे। और इसी तरह की कुछ कार्रवाई इन रोहिंग्याओं के कैंप के द्वारा भारत विरोधी गतिविधियां चलाना चाहता है पाकिस्तान इन रोहिंग्याओं के द्वारा। और इसीलिए आपको बता दें कि इनके सिप्पे सलार, इनके वकील बनकर ममता बनर्जी जरूर चीखेगी, ओवैसी जरूर चीखेगा, वामपंथियों की चीख निकलेगी और बोलेंगे कांग्रेसी भी। आप देखना कि हमेशा कांग्रेस को जब भी कभी कोई देश हित की काम हमारे देश की सरकार करती है, ये कांग्रेसियों को जरूर मिर्ची लगती है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जरूर इस पर अपनी टिप्पणी करेंगे कि सरकार रोहिंग्याओं को, बेचारों को क्यों निकाल रही है। लेकिन अब सरकार ने जब तय किया है कि जिन लोगों ने भी इनकी मदद की है, इनको बसाने में, इनके फर्जी दस्तावेज बनाने में, इनको लोकेशन पर सारी नौकरी और सुविधाएं देने के लिए, उन सब के खिलाफ भी पहचान करके कार्रवाई की जाएगी। और आपको बताऊं जो नाम मैंने लिए अभी कि देश बचाओ संघर्ष समिति और ऑल बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन, ये 2 NGO के नाम मैंने आपको बताए, इनकी पहचान हो चुकी है। इसके अलावा अन्य कई NGO सरकार के रडार पर हैं, गृह मंत्रालय के रडार पर हैं। इन सभी के खाते चेक किए जाएंगे, इनका ऑडिट चेक किया जाएगा कि आपके पास किस देश से कितने पैसे आए और आपने किस मद में खर्च किए। तो आपको बताएं कि ये जो हुसैन गाजी है, बांग्लादेश का नेता, ये TMC में इस समय TMC के साथ मिलकर के चुनाव भी लड़ रहा है। इनकी योजना यही है कि किसी तरह बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के जरिए ये सत्ता तक पहुंच जाएं ताकि पश्चिम बंगाल को बंगाल से जोड़कर एक अलग देश बना दिया जाए। और ये बहुत ही खतरनाक खेल हो रहा है जो आज नेता खुलेआम ये धमकी केंद्र सरकार को दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में तो खेला हो गए, वो खेला हो गए इन्हीं आतंकवादी जो ये पल रहे हैं। मैं इनको आतंकवादी इसलिए बोल रहा हूं कि ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, इनके अंदर जहर भरा जा चुका है। तो ये आज
मौन बैठे हैं, लेकिन मौका आने पर देश विरोधी कार्रवाई करने से ये कभी पीछे नहीं हटते। सीए के विरोध के समय में हमने देखा कि अधिकांश लोग इन्हीं तरह के लोग इन्हीं तरह के कैंपों से आकर, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कोलकाता हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, इन सभी एरियो में इन्हीं लोगों ने बढ़ चढ़ करके आगे भाग लिया था। इनकी पहचान नहीं हो पाई थी क्योंकि इनके आधार कार्ड फोटो से मैच करने के बाद इनका कोई अता पता लगता नहीं है, और इसलिए अब जो कार्रवाई गृह मंत्रालय कर रहा है वो बहुत ही जरूरी है। लेकिन अब आपको देखना है, हालांकि ये सरकार ने, अमित शाह जी ने, जिनको आधुनिक चाणक्य कहते हैं, बहुत सोच समझकर ये समय चुना है जब 5 राज्यों में चुनाव है। और इस समय अगर कोई विपक्ष इस पर हल्ला करेगा तो इसका लाभ भाजपा को ही जाने वाला है, क्योंकि भाजपा ने तय करा है कि देश विरोधी गतिविधि कोई भी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, और जो हमारे देश का है ही नहीं उसको इस देश में क्यों रहने दिया जाए। दूसरी आपको बताएं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार बाहरी बोलकर भाजपा को घेरती है, लेकिन उस ममता बनर्जी से एक सवाल है कि आप अमित शाह को बाहरी कहते हो, आप मोदी जी को बाहरी कहते हो, पश्चिम बंगाल में उनका जन्म नहीं हुआ है और वो प्रचार के लिए आ रहे हैं तो वो बाहरी हो गए, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ता के रूप में आपकी हर रैली में, हर गली मोहल्ले में जो प्रचार कर रहे हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी, तो वो बाहरी नहीं है क्या? आप बांग्लादेशियों को अपना मान चुकी हो, रोहिंग्याओं को आप अपना मान चुकी हो, उनको हर सरकारी मदद मुहैया करा रही हो, भारतीय बांग्लादेशियों के हिस्से का राशन, उनके हिस्से की नौकरियां, उनके हिस्से की सुविधाएं आपने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को दे दिया है। क्या आपका धर्म यही कहता है? आपकी जो पश्चिम बंगाल की जनता ने आपको चुना था, क्या इसीलिए चुना था? और आज जब इनको चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा, ये कार्रवाई पश्चिम बंगाल में भी होगी, तो देखना सबसे पहले ये जो सिपे सलार बनते हैं, ओवैसी जैसे लोग, ममता बनर्जी जैसे लोग, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और देश के वामपंथी दल, ये सबसे पहले छातियां पीटेंगे कि गरीब लोगों के खिलाफ अत्याचार कर रही है मोदी सरकार। लेकिन क्या मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि ये जो हमारे देश में घुसपैठियां रोहिंग्या हैं, जो आज सेना के खिलाफ गुप्तचर का काम कर रहे हैं और हमारे सैनिकों के खिलाफ ये वहां जासूसी कर रहे हैं और उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए मुसीबत बने हुए हैं, हमारे देश के संसाधनों को लूट कर खा रहे हैं। क्योंकि 3 करोड़ घुसपैठिए अगर इस देश में बैठे हैं, और वो 3 करोड़ के आंकड़े काफ़ी पुराने हैं, अब इनकी संख्या कितनी हो चुकी होगी आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि पश्चिम बंगाल में 4000 रोहिंग्या आए थे, आज वो लाखों में पहुंच चुके हैं, जो पूरे देश में छाए हुए हैं, और कोई सरकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का कोई मन नहीं बनाती, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्ता उनकी होनी चाहिए। ऐसे में केंद्र सरकार का ये निर्णय बहुत कठोर निर्णय है, लेकिन बहुत ही जरूरी निर्णय है, और जो भी देशभक्त होगा इसका स्वागत करेगा, और जो देश विरोधी हैं उनसे तो क्या उम्मीद की जा सकती है। जरूर वो इस मुद्दे पर आपको कुछ दिनों में चिल्लाते दिखाई देंगे। वंदे मातरम।